अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास नंबर 8 को। इससे पहले हम 7 लेक्चर्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उन लेक्चर्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इस प्ले लिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मजीद बरा अगर आप किसी भी वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं और फ्री प्रिपरेटरी मटीरियल के साथ इंटरेस्ट रहना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले लर्न अप पाकिस्तान की स्टूडेंट कम्युनिटी को व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेली बेसिस पे जो फ्री मटेरियल है, प्रिपरेटरी मटेरियल, वो आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा और इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगी वो इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्रीवियसली हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर कर चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम को कवर कर चुके हैं, गजनवी एम्पायर को, गौरी सल्तनत को, और इसके साथ साथ हमने दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी कुल जो है वो 5 डायनेस्टीज़ हैं, जिन 5 डायनेस्टीज़ में हम 3 डायनेस्टीज़ को कवर कर चुके हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिकली सैयद डायनेस्टी से रिलेट कर रहा होगा और साथ साथ हम लोधी डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ममलूक डायनेस्टी को डिस्कस किया, खिलजी को डिस्कस किया, तुगलकों को डिस्कस किया और जो दिल्ली सल्तनत का 320 साल का दौर हुकूमत है हम उसमें से जो है वो 3 अदवार को कवर कर चुके हैं। अब रिमेनिंग जो ये 2 डायनेस्टीज़ हैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम कवर करेंगे। इस लेक्चर सीरीज को आप देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं देखेंगे जो कि ऐसा आपके सामने आए जिससे रिलेटेड आप प्रिपेयर करके नहीं गए होंगे, पढ़ के नहीं गए होंगे। अब सैयद डायनेस्टी का जो आगाज है वो 1414 में होता है और 1451 तक ये डायनेस्टी चलती है। इस डायनेस्टी का जो संगे बुनियाद है वो बेसिकली खिजर खान रखते हैं। अब हम ज़रा इसके पसे मंज़र को देख लेते हैं ताकि सिचुएशन को हम बड़े आसान तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखते आ रहे हैं तभी इस लेक्चर को और इस आगाज़ को आप बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1398 के साल में, 1398 AD में तैमूर ने समरकंद से आके दिल्ली को प्लंडर किया, इस इलाके को लूटा और आके जो है इस इलाके को इन्वेड किया। जब तैमूर की इन्वेजन हुई तो उस वक्त दिल्ली बड़ा कमज़ोर हो चुका था और उस वक्त का दौर हुकूमत एक कमज़ोर दौर हुकूमत कंसीडर किया जाता है। तुगलक डायनेस्टी उस वक्त थी और तुगलकों का एक कमज़ोर दौर चल रहा था और तख्त दिल्ली उस वक्त कमज़ोर हो चुका था। सैयद डायनेस्टी एक वीक रूल कंसीडर किया जाता है दिल्ली सल्तनत पर और इसके बाद लोधी डायनेस्टी भी उसको रिकवर नहीं कर पाती। जो उरूज अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी में और जो तुगलक डायनेस्टी में और स्पेसिफिकली जो ममलूक डायनेस्टी के अंदर जो है दिल्ली की सल्तनत को हासिल था वो उरूज दोबारा से हासिल नहीं किया जा सकता। तो 1398 में जब तैमूर इन्वेड करता है इंडिया को तो उस वक्त जो खिजर खान है जिसकी शख्सियत को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो खिजर खान उस वक्त मुल्तान का गवर्नर होता है। जाते हुए तैमूर जब 3.5-4 महीने बाद बरसगीर पाक हिंद के इलाके से वापस जाता है अपने आबाई इलाके में, अपने जो है वो हुकूमत के इलाके में, तो ये खिजर खान को मुल्तान के गवर्नर के साथ साथ पंजाब का गवर्नर भी बना जाता है और दीपलपुर का गवर्नर भी बना जाता है। तो खिजर खान जो है एक गवर्नर के तौर पे अपने फ़राइज़ सरंजाम देता रहता है और ये अपने आप को तैमूर का नायब ही कंसीडर करता है इस इलाके में। अब जब 1414 के अंदर दिल्ली के तख्त के ऊपर दौलत खान बैठा होता है, और दौलत खान बेसिकली एक सुल्तान का टाइटल अज्यूम नहीं करता, वो दिल्ली को एक डिफेक्टो रूलर के तौर पे जो है वो रूल कर रहा होता है। तो 1414 के साल के अंदर खिजर खान दिल्ली के ऊपर हमला करता है और दौलत खान से इस तख्त को छीन लेता है और दिल्ली सल्तनत पर जो है सैयद डायनेस्टी का क़याम करता है और ये डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक चलती है। अब इसके 4 रूलर्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे खिजर खान को, उसके बाद हम मुबारक खान या मुबारक शाह को डिस्कस करेंगे, देन हम मोहम्मद शाह को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह को डिस्कस करेंगे जिससे फिर बहलोल लोधी हुकूमत ले लेगा। हम वहाँ डिस्कस करेंगे बहलोल लोधी के कैरेक्टर को, सिकंदर लोधी के कैरेक्टर को और इब्राहिम लोधी के कैरेक्टर को। देन हम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है खिजर खान को। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही तैमूर ने इन्वेड किया बरसगीर पाक हिंद को 1398 के साल में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, तो उस वक्त खिजर खान जो है वो इसके अंडर आ जाता है और इसको असिस्ट करता है, इसको जो है वो अपना सुल्तान तस्लीम करता है। जैसे ही 1414 के अंदर ये दिल्ली के तख्त पे बैठता है, हम तो खिजर खान को जो है वो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर डिक्लेयर कर रहे हैं और सैयद डायनेस्टी का आगाज़ यहाँ से होता है। लेकिन जो खिजर खान थे ये अपनी पूरी ज़िंदगी में सुल्तान का टाइटल अज्यूम नहीं
नहीं करते, ये सुल्तान का टाइटल अज्यूम नहीं करते, बल्कि ये कौन सा टाइटल अज्यूम करते हैं, ये रैयत आला का टाइटल अज्यूम करते हैं। इन्होंने रैयत आला का टाइटल अज्यूम किए रखा और ये सुल्तान या अपना जो किंग है वो किसको मानते थे, वो तैमूर को मानते थे। इनकी लॉयल्टी इतनी ज्यादा उनकी तरफ थी। इनका जो दौर था वो बड़ा ही कमजोर दौर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सैयद डायनेस्टी और साथ साथ लोधी डायनेस्टी अगर हम कंपेयर करें ममलूक के साथ और खिलजी के साथ और तुगलक के साथ, वो बड़ी कमज़ोर थी। तो इन्होंने रिवॉल्ट्स को सप्रेस करने में और एक स्टेबल गवर्नमेंट चलाने में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी। 1421 के अंदर इनकी जो है वो मौत हो जाती है। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी आपने अचीवमेंट याद रखनी है वो ये कि इन्होंने दौलत खान को 1414 में शिकस्त दे के सैयद डायनेस्टी का क़याम किया और अपनी पूरी उम्र ये जो है वो तैमूर के सबऑर्डिनेट के तौर पे दिल्ली में यहाँ सर्व करते रहे। और साथ साथ जब तैमूर इस दुनिया से चला गया तो उसका जो बेटा था शाहरुख, ये उसको जो है वो अपना सुप्रीम मानते थे और उसके भी सबऑर्डिनेट इन्होंने सर्व किया। नए कॉइन्स जो है वो इन्होंने नहीं बनवाए, पुराने कॉइन्स जो चल रहे थे उन्हीं को चलने दिया। तो इनका जैसे ही ये इस दुनिया से रुखसत होते हैं 1421 के अंदर, MCQs में यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो जैसे ही ये दुनिया से रुखसत होते हैं तो उसके बाद इनका बेटा आ जाता है। अब इनका जो बेटा है मुबारक शाह, इनका दौर हुकूमत 1421 से 1434 तक है। इनका ओरिजिनल नाम जो है वो मुबारक खान था और ये टाइटल अज्यूम करते हैं, कौन सा टाइटल, मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह का, जिसकी वजह से इनको मुबारक शाह कहा जाता है। तो आपके लिए याद रखना ये ज़रूरी है कि मुबारक शाह जो है खज़र खान के बाद आते हैं। 1421 से लेके 1434 तक इनका दौर हुकूमत है और ये अपने बाप की तरह नहीं थे। इन्होंने सुल्तान का टाइटल भी अज्यूम किया, अपने नाम से सिक्के भी शाया करवाए और इसके अलावा सल्तनत को कंट्रोल करने की कोशिश की और दोबारा से एक ऐसा दौर लाने की कोशिश की जिस दौर में सल्तनत एक्सपैंड करे, रिवॉल्ट्स को सप्रेस करते हुए ही अगेन जो है इनका दौर गुजर जाता है, क्योंकि ये बड़ा लिमिटेड सा दौर हुकूमत है। लेकिन स्टिल सैयद डायनेस्टी के अंदर ये किसी हद तक एक मजबूत दौर कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ आपने एक और फैक्ट याद रखना है कि तारीख़ मुबारक शाही जो है, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है जो बेसिकली याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। ये MCQs के हवाले से एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इनका दौर हुकूमत इंपॉर्टेंट है, ये खज़र खान के डिसेंडेंट है, ये एक जो है वो इनके हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इन्होंने मुबारकाबाद का एक शहर जो है आबाद किया MCQs के हवाले से, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। और सरवरुल मुल्क इनका एक वज़ीर था जो कि बेसिकली इनको 1434 के अंदर असैसिनेट करवा देता है। तो ये भी MCQs के हवाले से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अब मुबारक शाह के टॉपिक से सिर्फ ये चीज़ें आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। तो हम अगर क्विक रिकैप लें तो हमने देखा कि तैमूर की इन्वेजन के बाद सल्तनत कमज़ोर हो गई। तैमूर ने खज़र खान को, मुल्तान के गवर्नर को, पंजाब का और दीपलपुर का गवर्नर बनाया, जिसने 1414 में दौलत खान को शिकस्त देके दिल्ली सल्तनत में सैयद डायनेस्टी का क़याम किया। 1414 से लेके 1421 तक जो है वो खज़र खान रहते हैं। खज़र खान के जाने के बाद मुबारक शाह उनके बेटे तख्त को जो है वो संभालते हैं, सुल्तान का टाइटल अज्यूम करते हैं। 1434 तक जो है सल्तनत को कंट्रोल करते हैं और इनका एक वज़ीर सरवरुल मुल्क जो है इनको एक कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में मरवा देता है। अब मुबारक शाह को उनका वज़ीर सरवरुल मुल्क जब कत्ल करवाता है कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में, तो जो मुबारक शाह है इनका कोई बेटा नहीं होता। तो मुबारक शाह का जो भाई है उनका जो बेटा होता है मोहम्मद शाह, बेसिकली जो मुबारक शाह का भतीजा होता है सरवरुल मुल्क, उनको तख्त पे बिठाते हैं क्योंकि वो जानशीन भी होते हैं। और मोहम्मद शाह को एक पपेट रूलर के तौर पे जो है वो यूज़ करके सारी अथॉरिटी खुद एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोहम्मद शाह जल्द जो है इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है कि 1434 से 1445 तक, 1434 से 1445 तक इनका रूल है। तो इनको ये जल्द रियलाइज़ हो जाता है और ये सरवरुल मुल्क को जो है कॉन्स्पिरेसी के बाद इनको कत्ल करवा दिया जाता है मोहम्मद शाह की तरफ से। और मोहम्मद शाह जो है फिर एक पपेट रूलर नहीं रहते। अच्छा, इनके रूल में एक और सिग्निफिकेंट जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि महमूद खिलजी जो कि मालवा के जो है वो सुल्तान थे, उनकी तरफ से एक थ्रेट था कि वो दिल्ली पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये किसके दौर में था? ये मोहम्मद शाह के दौर में था, जिन्होंने 1434 से 1445 तक एक सुल्तान के तौर पे सर्व किया इस तख्त को। तो उनके दौर में ये थ्रेट था और उस थ्रेट के नतीजे में ये बहलोल लोधी जो कि जो है वो एक अफगान लीडर होते हैं और एक जो है वो बड़े मिलिट्री कमांडर भी होते हैं, उनको ये जो है ख़त लिखते हैं और अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। तो बहलोल लोधी जो उस वक्त लाहौर और दीपलपुर के गवर्नर भी हैं, वो इनकी मदद के लिए आते हैं और ये दिल्ली को जंग से महफूज करते हैं। और जो है महमूद खिलजी जो बेसिकली मालवा के सुल्तान हैं,
उनसे दिल्ली को बचा लेते हैं। तो इस वजह से, इस रीज़न की वजह से खाने खाना का टाइटल जो है, खाने खानान का टाइटल बेसिकली दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बहलोल लोदी को दिया जाता है। किसकी तरफ से दिया जाता है? मोहम्मद शाह की तरफ से दिया जाता है। तो ये भी एक MCQs के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये दिल्ली को जो है वो इन्वेजन से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब यही वो बहलोल लोदी हैं जो मुस्तकबिल में आके दिल्ली के तख्त को कंट्रोल करेंगे और लोदी डायनेस्टी का आगाज होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सल्तनत के साथ इनके क्लोज रिलेशंस जो है वो बनते हैं और मोहम्मद शाह के दौर में बनते हैं। अब इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हुए, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसी तरह का प्रिपरेटरी मटेरियल चाहते हैं और चाहते हैं कि टू द पॉइंट प्रिपरेशन करें और साथ साथ आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करवाया जाए, तो किसी रिसोर्स की आप तलाश में होंगे। अगर आप किसी ऐसी रिसोर्स की तलाश में हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पर रिलाई कर सकते हैं, जो किसी भी वन पेपर एग्जाम की तैयारी में आपको बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करेगी। इस किताब में आपको वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, मॉडल पेपर्स भी दिए जाते हैं, स्केड्यूल भी दिया जाता है और सबसे बड़ी बात ये कि हर जगह पर QR कोड प्रोवाइड किया जाता है ताकि डिजिटल तौर पे आपको अपडेटेड रखा जाए। इसमें वन पेपर नेक्सस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस किताब के बारे में अगर आप मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं तो इस किताब की फीचर्स के हवाले से एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। ये उस सूरत में कि अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहें। अगर आप किसी बुक पर रिलाई नहीं करना चाहते तो लर्नअप पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल भी आपको मैक्सिमम तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर ले। लेकिन किसी बुक पे अगर आपने रिलाई करना है तो लर्नअप पाकिस्तान की तरफ से एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर एक बेहतरीन किताब आपके लिए हो सकती है। अब मोहम्मद शाह के बाद जो है, मोहम्मद शाह के बाद जो दौर हुकूमत है वो अलाउद्दीन आलम शाह का है। तो अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेके 1451 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत पर बैठते हैं। तमाम डेट्स याद रखना आपको ज़रूरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत रही है। उसके बाद जो 5 डायनेस्टीज़ हैं इनके दौर हुकूमत और इनकी डेट्स आपको याद होनी चाहिए। जब तमाम चीज़ों को आप क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए याद रखना मुश्किल नहीं है। और जितनी भी चीज़ें यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनको आपने अपने माइक्रो नोट्स में इंक्लूड करना है। जो नोट्स आप बना रहे हैं उनके अंदर आप ये चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको नहीं भूलेगी। तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद डायनेस्टी के सबसे कमज़ोर रूलर हैं। आपने देखा कि सैयद डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत की एक कमज़ोर डायनेस्टी है और उसके अंदर भी अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो एक कमज़ोर रूलर हैं। वो किस तरीके से, वो इनका दौर हुकूमत ही आपको बता रहा है कि 1445 से 1451 तक ये एक ऐसी नेचर के इंसान थे जिनको ना तो हुकूमत करने में इंटरेस्ट थी और ना ही हुकूमत और रियासत को एक्सपैंड करने में इंटरेस्ट थी। इन्होंने जैसे ही हुकूमत संभाली तो उसके कुछ अरसे के अंदर ही एक इलाके के अंदर जिसको हम बदायून कहते हैं वहाँ जाके स्टे कर लिया और उसके बाद वहाँ से ही रियासत के उमूर को चलाने की कोशिश की। अब रियासत के उमूर को इन्होंने किसके थ्रू चलाने की कोशिश की? इन्होंने बेसिकली जो है, इनका एक नोबल था हामिद खान, वो बेसिकली तारीख के कुछ रेफरेंसेस बताते हैं कि ये कमांडर था, कुछ रेफरेंसेस बताते हैं ये वजीर था, लेकिन ये एक हाईएस्ट पोजीशन पे था और हामिद खान के थ्रू ही बेसिकली ये जो है वो अपनी रियासत को चला रहे थे। तो हामिद खान इनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं। वो कॉन्स्पिरेसी क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये तो बदायून के इलाके में जाके बैठ गए हैं, वहाँ सेटल हो गए हैं और ये वहाँ से रियासत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खत लिखते हैं। खत किसको लिखते हैं? बहलोल लोदी को लिखते हैं, जो बेसिकली जो है अपने जो इलाके हैं उनके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी गवर्नमेंट को रन कर रहे होते हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उनका वहाँ पे। तो ये उनको जो है ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि आप अगर दिल्ली के तख्त पर कब्ज़ा करना चाहते हैं तो दिल्ली का तख्त इस वक्त बड़ा कमज़ोर है और इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। तो बहलोल लोदी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और दिल्ली के तख्त पर जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। तो जैसे ही दिल्ली के तख्त पर वो कब्ज़ा करते हैं तो वो ख़त लिखते हैं अलाउद्दीन आलम शाह को कि अगर आप मेरी हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे तो बदायून का इलाका जो है वो मैं आपको दे दूंगा और आपकी इस हुकूमत के अंदर, इस कंट्रोल के अंदर, इस इलाके के अंदर मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा और अगर आप मेरी हुकूमत को चैलेंज करते हैं तो फिर आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरीकाकार से बहलोल लोदी जो है वो क्या करते हैं, सैयद डायनेस्टी का एंड करते हैं और लोदी डायनेस्टी का आगाज़ करते हैं। अब सैयद डायनेस्टी कब एंड हुई? सैयद डायनेस्टी 1451 में एंड हुई। 1451 से क्या स्टार्ट हुई? लोदी डायनेस्टी स्टार्ट हुई और कब तक चली? ये जी चली 1526 तक। अब हम लोदी डायनेस्टी को डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे ही बहलोल लोदी तख्त संभालते हैं सबसे पहला काम ये करते हैं कि हामिद खान को वो कत्ल करवा देते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेटर होता है। तो कॉन्स्पिरेसी जो है उसका जो है वो खात्मा वो यहीं पे कर देते हैं कि फ्यूचर में ये इनके अगेंस्ट जो है वो कॉन्स्पिरेसी ना करें। तो अब जैसे ही सैयद डायनेस्टी खत्म होती है तो सैयद डायनेस्टी के बाद लोदी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। यहाँ आप करेक्शन कर लेंगे, ये बेसिकली लोदी इस तरीके से लिखा जाता है, ये लोदी डायनेस्टी है। तो लोदी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब लोदी डायनेस्टी में ये
ये 3 रूलर्स हैं। सबसे पहले रूलर जो है वो बहलोल लोदी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो फाउंडर है लोदी डायनेस्टी का, वो कौन है? वो बहलोल लोदी है। और सबसे आखिर में कौन आते हैं? सबसे आखिर में आते हैं इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन लड़ता है? वो इब्राहिम लोदी लड़ते हैं। कब लड़ते हैं जी? 1526 में लड़ते हैं और ज़हीरुद्दीन बाबर के अगेंस्ट लड़ते हैं, हार जाते हैं और लोदी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है, मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम बहलोल लोदी को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बहलोल लोदी के हवाले से डिस्कस करते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लोदी डायनेस्टी है ये पहली अफगान हाउस डायनेस्टी है जो कि दिल्ली सल्तनत पर रूल करती है। तख्ते दिल्ली पर सिर्फ और सिर्फ जो अफगान रूल रहा है वो लोदी डायनेस्टी के रूल में रहा है और ये गिलज़ई क्लैन जो है उससे इनका ताल्लुक होता है, लोदी डायनेस्टी का, अफगानिस्तान में। और इनके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बेसिकली जो है मुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहे होते हैं। इनके जो अंकल होते हैं वो सर हिंद के गवर्नर रहे होते हैं। और उसके बाद 1431 में जो है सर हिंद के गवर्नर के तौर पे बहलोल लोदी सर्व कर चुके होते हैं। जैसे ही उनके अंकल की डेथ हो जाती है तो ये इन्हीं अंकल के पास जो है वो अपना बचपन गुजारते हैं। उसके बाद सर हिंद से ये जो है लाहौर की तरफ ग्रेजुअली एक्सपैंड करते हैं और पूरे खित्ते के अंदर अपना जो कंट्रोल है वो बना लेते हैं। इनका जो टाइटल होता है वो बहलोल शाह गाजी होता है। इसके हवाले से भी MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, उसके बाद ग्रेजुअली जो है ये दिल्ली सल्तनत के जो है वो टेरिटरी को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और सैयद डायनेस्टी जो कि एक वीक डायनेस्टी थी और तुगलकों का जो आखिरी दौर था वो भी एक कमज़ोर दौर दिल्ली सल्तनत के अंदर कंसीडर किया जाता है। वो किसी हद तक उसको रिवाइव करते हैं जो दिल्ली सल्तनत की पावर होती है और ये एक मुख्तलिफ तरीके से हुकूमत करते हैं। ये अफगानिस्तान के ट्रेंड्स और कल्चर्स को फॉलो करते हैं कि ये नोबल्स के इक्वल हो जाते हैं, ये तख्त को ऊंचा नहीं रखते, तमाम नोबल्स के इक्वल बैठते हैं। और इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि पूरी जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे जो ज़्यादा रूल किया है वो बहलोल लोदी ने किया है, तो सबसे जो ज़्यादा रूल करने वाला जो है वो रूलर है वो बहलोल लोदी है लोदी डायनेस्टी के अंदर। 1451 से 1489 तक जो है वो इनका रूल है और ये बहलोल लोदी की पर्सनैलिटी है। अब बहलोल लोदी का जैसे ही इंतकाल होता है, इनकी वफ़ात के बाद इनका बेटा सिकंदर लोदी जो है वो तख्त पर बैठता है। अब सिकंदर लोदी का जो ओरिजिनल नाम है वो निज़ाम खान है और सिकंदर शाह का टाइटल जो है वो ये अडॉप्ट करते हैं, सिकंदर शाह का टाइटल, जिसकी वजह से इनको सिकंदर लोदी कहा जाता है। इनका रूल 1489 से 1517 तक है और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रूलर कंसीडर किए गए हैं। किसके? लोदी डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा एफिशिएंट। इवन बहलोल लोदी जो सबसे ज़्यादा रूल करके गए हैं दिल्ली सल्तनत पे, उनसे भी एफिशिएंट रूलर के तौर पे इनको देखा गया है। अब इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट के हवाले से पूछा जाता है कि इन्होंने कैपिटल को दिल्ली से आगरा की तरफ शिफ्ट किया था। अब अगर आप प्रीवियस लेक्चर सुनते आए हैं तो मेरा आपसे ये सवाल है कि प्रीवियसली दिल्ली से दौलताबाद की तरफ कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? जिस इंसान ने 2 साल के बाद दौलताबाद से दोबारा दिल्ली की तरफ कैपिटल शिफ्ट किया। तो अब यहाँ पर सिकंदर लोदी के हवाले से आपने ये याद रखना है कि इन्होंने दिल्ली से आगरा की तरफ कैपिटल शिफ्ट किया। कुछ रिसोर्सेज बताती हैं कि 1505-4 में किया, कुछ बताती हैं कि 1506 में किया, लेकिन बहरहाल आपको ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट मिले, जो इन दोनों में से कोई एक मिलेगा तो इसमें आपने जो है 1506 या 1504 को मार्क करना और दोनों ही ऑप्शंस में हो तो फिर 1504 को आपने मार्क कर देना है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनकी एक और इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है कि गज़ सिकंदरी मेजरमेंट का जो है वो आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा गज़। तो गज़ सिकंदरी जो है लैंड मेजरमेंट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था जो ऑल द वे मुगल दौर तक चलता रहा और उसके बाद फिर उसको अमेंड किया जाता है। अब सिकंदर लोदी की जो वफात है वो 1517 में होती है। तो हमने देखा कि सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के बाद आते हैं। बहलोल लोदी जो है वो कब से कब तक रूल करते हैं? वो 1451 से लेके 1489 तक रूल करते हैं। 1489 में सिकंदर लोदी आ जाते हैं जो सबसे एफिशिएंट रूलर हैं। 2 अचीवमेंट्स इनकी याद रखनी है कि इन्होंने आगरा की तरफ कैपिटल को शिफ्ट किया था जो बाद में एक खूबसूरत टाउन के तौर पे उभर के आता है। तो उसको कैपिटल बनाने वाली जो शख्सियत है वो सिकंदर लोदी हैं जिन्होंने 1489 से 1517 तक हुकूमत की। और इनकी एक और अचीवमेंट है कि इन्होंने गज़ सिकंदरी जो लैंड मेजरमेंट
सिस्टम है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और 1517 में जो है इनकी वफात हो जाती है। उसके बाद इब्राहिम लोदी आते हैं। इब्राहिम लोदी जो है 1517 से लेके 1526 तक रूल करते हैं और ये एक वीक रूल कंसीडर किया जाता है। ये दिल्ली सल्तनत का भी डिक्लाइन है, लोदी डायनेस्टी का भी डिक्लाइन है, क्योंकि ये लास्ट रूलर हैं। और ये वीक क्यों थे, उनकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि इनका एक एग्रेसिव एटीट्यूड था, किसकी तरफ, अपने सारे नोबल्स की तरफ, अपने सारे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं इनकी गवर्नमेंट के, उनकी तरफ। तो उस डिक्टोरियल और एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से इनकी इंटरनल यूनिटी बड़ी कमज़ोर हो गई थी। इसके अलावा जो आसपास के इलाकों के गवर्नर्स थे, रियासतें थी, उनके साथ भी इनके ताल्लुक अच्छे नहीं थे। उसकी एक एग्जांपल ये है कि दौलत खान का बेटा जो है इनको विजिट करता है, जिसको बड़ा इल ट्रीटमेंट इनकी कोर्ट में दिया जाता है, जिसके बाद दौलत खान भी इनके अगेंस्ट हो जाता है। और फाइनली जो है मुख्तलिफ ओपिनियंस ये कहती हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि लोगों ने इन्वाइट किया था बाबर को कि वो आके जो है इसके ख़िलाफ़ यहाँ पर जो है वो जंग लड़े। इसका एक भाई था जलाल खान, जो बेसिकली जो है इसके ख़िलाफ़ बगावत कर रहा था, उसको इसने सक्सेसफुली सप्रेस किया था। इसकी अचीवमेंट्स में जो है वो ये शामिल है। और उसके बाद जो है बाबर ने आके इसको पानीपत में हराया था। अब बाबर किन सर्कमस्टांसेस में आया था? बाबर अपने आबाई इलाके को हारने के बाद काबुल को फतह करता है और काबुल के बाद वो हिंदुस्तान का रुख करता है और बरसगीर पाक व हिंद में दिल्ली के तख्त में 1526 में पानीपत की जंग में आके इब्राहिम लोदी को हरा देता है। अब इस पानीपत की जंग में किस तरीके से इसने इब्राहिम लोदी को हराया, कौन से टेक्टिक्स इस्तेमाल किए गए और किस तरीके से ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी बरसगीर पाक व हिंद में, ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट कवर हो चुका है, अब हम चलेंगे MCQs पार्ट की तरफ। हम इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए भी हैं और कुछ पास्ट पेपर से भी सोर्स किए गए हैं। अब जब आप एग्जाम के लिए अपने आप को डिस्क्रिप्टिव लेवल पे प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर MCQs को आंसर करना बड़ा ही आसान होता है। अब इनके आंसर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आंसर्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने इतनी मेहनत से ये लेक्चर डिलीवर किया है, प्रीवियस लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, और अब आपने मेहनत ये करनी है कि इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने, ताकि पता चले कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? अगर आप इसको सिर्फ क्रैम करते रहेंगे तो 100% आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने टॉपिक को डिस्क्रिप्टिवली सुना हुआ है तो आप बासानी आंसर कर सकते हैं कि कौन है सैयद डायनेस्टी का फाउंडर। सैयद डायनेस्टी लास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अब अगर आपको पता है कि सैयद डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया है तो इसको भी आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद मुबारकाबाद सिटी वाज बिल्ट बाय। अब मुबारकाबाद के हवाले से भी हमने डिस्कस किया हुआ है। हु वाज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो कि सैयद डायनेस्टी के एक रूलर हैं, इनका सक्सेसर कौन है, इनके बाद कौन आया था हुकूमत में। अब ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी डिड नॉट स्वेयर द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो सैयद डायनेस्टी का कौन सा रूलर था जिसने सुल्तान का टाइटल जो है वो नहीं लिया था। आपको मैंने जो है वो बड़ी तफसील से पढ़ाया। खिज़र खान वॉज द गवर्नर ऑफ। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि खिज़र खान जो है जैसे ही तैमूर ने इन्वेजन की थी 1398 में, तो उस वक्त खिज़र खान जो है वो किस इलाके के गवर्नर थे, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि वॉज द सक्सेसर ऑफ खिज़र खान आफ्टर हिज डेथ। तो खिज़र खान के बाद जो है सैयद डायनेस्टी का रूलर कौन था, ये भी आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए है। मुबारक शाह वॉज द डैश ऑफ खिज़र खान। अब मुबारक शाह जो है वो खिज़र खान का, उसके साथ क्या ताल्लुक है, उसका क्या रिश्ता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो कि वीक रूलर था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। हु वाज नोन एज द वीकेस्ट मोनार्क ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर जो सुल्तान है वो किसको कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, हमने ये भी बड़ी तफसील से डिस्कस किया है। लोदी डायनेस्टी लास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अब अगर आपको पता है कि लोदी डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया है, 1451 से मैं आपको बता देता हूँ 1526 तक रूल किया है, तो अब बासानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल इन्होंने हुकूमत की है। उसके बाद विच लोदी सुल्तान रीलोकेटेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अब दिल्ली से आगरा की तरफ कैपिटल को रीलोकेट किसने किया, आपको बता दिया गया है कि लोदी सुल्तान ने किया, लोदी डायनेस्टी में हुआ, लेकिन किसने किया है ये आपने बताना है। बहलोल खान लोदी द फाउंडर ऑफ लोदी फैमिली वाज द गवर्नर ऑफ। अब बहलोल खान लोदी के हवाले से पूछा जा रहा है कि दिल्ली से पहले ये किस इलाके के गवर्नर थे, ये आपने जो है वो आंसर करना है। मैंने आपको ईयर भी बताया था और साथ साथ बताया था कि बहलोल लोदी के जो अंकल है वो सर हिंद के गवर्नर थे और उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो है वो गवर्नरशिप जो है एक्वायर की थी। उसके बाद द रियल
ओरिजिनल नेम ऑफ सिकंदर लोदी वाज। अब सिकंदर लोदी का जो ओरिजिनल नेम है वो भी हमने डिस्कस किया है, आप आंसर मार्क करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। द लोदी डायनेस्टी बिलोंग्स टू डैश ओरिजिन, अब इसके हवाले से भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद विच रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी डेवलप्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फॉर हिज पीपल। अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो निज़ाम खान या सिकंदर लोदी है। द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी इज लोकेटेड इन। अब कोई चीज़ अगर मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताई या आपको लगता है कि आपको वो कंसेप्ट नहीं मिला तो आपने उसको जाके सर्च कर लेना है। जब आप सर्च करेंगे तो वो चीज़ दोबारा से आपको नहीं भूलेगी। इसी तरीके से आपने इब्राहिम लोदी के टॉम्ब के हवाले से सर्च करना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद हु वाज द सक्सेसर ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद तख्त पर कौन बैठता है? आप जानते हैं जिसने पानीपत की जंग लड़ी थी, सिकंदर लोदी निज़ाम खान के बाद वो तख्त पर बैठते हैं। कमेंट सेक्शन में आपने आंसर बताना है। जलाल खान लोदी वाज द डैश ऑफ इब्राहिम लोदी। अब मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम लोदी ने एक रिबेलियन को जो है वो सप्रेस किया था, वो जो है जलाल खान लोदी की तरफ से थी। उनका रिश्ता जो है वो क्या है इब्राहिम लोदी के साथ, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद व्हेन डिड बहलोल लोदी डाइड। अब बहलोल लोदी कब जो है इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं? आप जानते हैं कि जब ये हुकूमत में आते हैं तो तख्त को ये तब छोड़ते हैं जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं। तो आपको पता होगा कि इनका दौर हुकूमत कब है, ये मैंने सारी चीज़ें लेक्चर में आपको पढ़ाई हैं। विच लोदी रूलर एस्टैब्लिश्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी सिकंदर लोदी है। उसके बाद इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन अप्रैल 1526 AD। तो इब्राहिम लोदी को किसने शिकस्त दी थी? इब्राहिम लोदी को ज़हीरुद्दीन बाबर ने शिकस्त दी थी। पानीपत सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हरियाणा स्टेट ऑफ इंडिया में ये लोकेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने अगर हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करना है जहां पर हम डेली बेसिस पे प्रिपरेटरी मटेरियल स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे, तो उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को आप यूज़ कर सकते हैं। वो लिंक आपके लिए काम ना करे तो उस नंबर पर आपने सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, कम्युनिटी लिख के हमारी टीम आपको कम्युनिटी में ऐड कर देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप किसी अच्छी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो लर्नर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल के साथ एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।